हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सोसाइटी। अब तक हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं जो टॉपिक था उसमें पढ़ चुके हैं। लोकतांत्रिक समाज क्या होता है, समाजवादी समाज क्या होता है, फिर लोकतांत्रिक समाजवादी समाज क्या होता है, फिर लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो जब हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति को पढ़ते हैं, जब हमने उसको ध्यान से पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो उस प्रकृति से ही लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट होती है। प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका से मतलब है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं क्या कार्य करती है, क्या रोल रहता है उनका, वो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में मुख्य उनके क्या दायित्व है। ये इस टॉपिक का मेन जो है वो आधार है। तो इसमें जब हम चलेंगे तो आपको ये समझना है कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका जो है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं जो है वो क्या मेजर रोल अदा करती है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिकाएं अत्यधिक व्यापक होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे समाज में, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में, इन संस्थाओं की जो प्रकृति हमने पढ़ी उनसे ये स्पष्ट होता है कि इनकी भूमिकाएं अत्यधिक व्यापक है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में। तथा इन प्रशासनिक संस्थाएं जो भी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो सरकार के संपूर्ण क्षेत्र को घेरे हुए है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का निष्पादन इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा होता है। ये इस प्रशासनिक संस्थाओं की, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति से स्पष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न होता है। इसी बात से इन प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका जो अत्यधिक व्यापक है वो स्पष्ट होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रशासनिक संस्थाएं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है एवं समाजवादी मूल्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में आपको इनकी विशेषताओं से स्पष्ट हो चुका है कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है, और लोकतांत्रिक मूल्यों की जो स्थापना की जाएगी, उन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रशासनिक संस्थाएं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि विभिन्न कल्याणकारी जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन करेगी। एवं समाजवादी मूल्यों की प्राप्ति के लिए समाजवाद, समानता, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा। समानता की स्थापना के लिए, सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, तो इन कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, समाजवादी मूल्यों की प्राप्ति के लिए, दोनों के लिए प्रशासनिक संस्थाएं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है एवं उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती है। अब इनकी भूमिकाओं को हम विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे, टाइटल्स के माध्यम से, कि इनके मेन टाइटल्स क्या है, इनकी भूमिकाएं क्या है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिकाएं, टाइटल्स। इनकी भूमिकाओं को निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। पहली भूमिका जो हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में हम देखेंगे, तो पहली भूमिका का जो टॉपिक बनता है वो है प्रशासनिक भूमिका। प्रशासनिक भूमिका से मतलब है कि प्रशासनिक से संबंधित जो कार्य ये संस्था कर रही है वो क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये अच्छी तरह पता है कि लोक प्रशासन में प्रशासनिक कार्य कौन से कार्य कहलाते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका की प्रशासनिक जो भूमिका है वो देखने के लिए आपको ये देखना है कि प्रत्येक राज्य के संचालन के लिए कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि हर राज्य के संचालन के लिए, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हस्तक्षेप राज्य हो या लोक कल्याणकारी राज्य हो, स्पष्ट रूप से लोक कल्याणकारी राज्य में उस राज्य के संचालन के लिए कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं जो हर एक परिस्थिति में निष्पादित करने ही होते हैं। चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो उसमें वो निष्पादित करने ही होते हैं, तथा देश को चलाने व संतुलित रखने संबंधी आवश्यक कार्य होते हैं। ये प्रशासनिक कार्य वो कार्य होते हैं देश को चलाने व उसे संतुलित रखने संबंधी आवश्यक कार्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपकी स्लाइड में भी दे दिया हुआ है, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, देश में लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखना एक प्रमुख प्रशासनिक कार्य है जो हर राज्य में प्रशासन के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर शांति व्यवस्था नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा, जनता आराम से नहीं रहेगी, सुखी नहीं रहेगी, ये तथा अपना विकास भी नहीं कर पाएगी। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपन बोल सकते हैं सभी को न्याय प्रदान करना, हर नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए, ये प्रशासन मुख्य कार्य है किसी भी देश में वहाँ की सरकार का अर्थात प्रशासन का। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करना, जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब रोटी कपड़ा मकान, जीवन स्तर जीने के लिए, न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। वह नागरिकों की, उस देश के नागरिकों की दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने का कार्य। ये जो कुछ कार्य मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिए हैं, ये वो कार्य हैं जो प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा हर हालत में संपन्न किए जाते हैं। अतः इन कार्यों की इंपॉर्टेंसी को देखते हुए, इनके महत्व को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक संस्थाएं लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रमुख प्रशासनिक भूमिका अदा करती है। दूसरा कार्य विधायी व अर्धविधायी भूमिका। आपको अच्छी तरह पता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में विभिन्न संस्थाएं विधायी व अर्धविधायी कार्य करते हैं। विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव। सामान्यतः विधायी कार्य सिर्फ विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अच्छी तरह पता है आपको, विधायी कार्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, अर्थात केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्यों के विधानमंडल विधायी कार्य संपन्न करते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन कई बार समयाभाव के कारण, समय की कमी के कारण किसी विधान की रूपरेखा या नियमों उपनियमों के निर्माण का अधिकार संसद और राज्यों के विधानमंडल देश की प्रशासनिक संस्थाओं को दे देते हैं। यानी कि समयाभाव के कारण विधायिका किसी विधान की रूपरेखा, नियमों उपनियमों के निर्माण का अधिकार उस देश की प्रशासनिक संस्थाओं को दे देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रत्यायोजन कहते हैं, डेलीगेशन। अर्थात विधायिका द्वारा किसी विधान की रूपरेखा या नियमों या उपनियमों के निर्माण का जो अधिकार है वो अपने अधीनस्थ प्रशासनिक संस्थाओं को जो दे देती है, इसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं तथा ऐसे विधानों को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। तो ये प्रत्यायोजन तथा प्रत्यायोजित विधान की जो व्यवस्था है, यही अपने आप में एक प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक संस्थाएं कैसे प्रत्यायोजन और प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था द्वारा विधायी व अर्धविधायी कार्य भी करती है। तो विधायी और अर्धविधायी कार्यों में प्रशासनिक संस्थाओं की जो रोल है, उससे इन प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है। अगली जो विशेषता हम कह सकते हैं, लोक कल्याणकारी भूमिका। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक जो देश है वो लोक कल्याणकारी भी है। सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य लोकतांत्रिक समाज में सरकारों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसे हम यूं समझ सकते हैं, राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं, नीति एवं कार्यक्रम बनाता है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य विभिन्न प्लानिंग्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स इत्यादि का निर्माण करता है और उनका क्रियान्वयन भी करता है। अर्थात इन सभी के लिए, विभिन्न योजनाएं, नीति एवं कार्यक्रमों के लिए इनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, फीडबैक तथा सुधार आदि कार्य प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रशासनिक संस्थाएं शिक्षा, सभी को शिक्षा मिले, अमीर गरीबी का भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में न हो, ना ही स्त्री पुरुष का भेदभाव हो। तो प्रशासनिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य प्रदान करना, स्पष्ट रूप से जैसे कोविड-19 चल रहा है तो जनता के कितना ध्यान रख रही है सरकारें। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पानी की पीने की व्यवस्था, सभी को रोजगार मिले, अक्षम व वृद्धों की सहायता हो, कमजोर वर्गों की सहायता हो, कमजोर लोगों की सहायता हो, महिलाओं, वृद्ध लोगों की सहायता, उनके साथ अन्याय एवं अत्याचार न हो। ये सभी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, अक्षम व वृद्धों की सहायता, ये जैसे कार्य हैं, मेन कार्य, ये कार्य लोक कल्याण के मुद्दों पर प्राथमिकता से संबंधित कार्य हैं। अर्थात हर सरकार लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य करती है, उनमें इन सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है।
तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार देश के लोक निर्माण में प्रशासनिक संस्थाओं का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, कि अर्थात प्रशासनिक संस्थाएं लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। तो इतना जान लेने के बाद अब हम जानेंगे कि प्रशासनिक संस्थाएं, अगले पॉइंट के रूप हम देखेंगे आर्थिक विकास। प्रशासनिक संस्थाएं कैसे आर्थिक विकास में योगदान देती है। हमें पता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना वहां की सरकारों का मुख्य दायित्व होता है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं पर देश के आर्थिक विकास की मुख्य जिम्मेदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को रोजगार प्रदान कर व अन्य उपायों द्वारा उनके आर्थिक स्तर का विकास करना भी वहां की सरकार और प्रशासनिक संस्थाओं का दायित्व होता है। भारत में एफसी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारतीय वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, पूर्व योजना आयोग जिसका नाम अब नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन था जो पूर्व, जो नीति आयोग कहलाता वो, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जो में संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं, वित्त आयोग, नीति आयोग, एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सभी पर देश के आर्थिक विकास एवं नागरिकों के लिए हर संभव कार्य करना, जो भी कार्य हो नागरिकों के एवं देश के आर्थिक विकास के लिए, वो सभी कार्य करना इन प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व है। अर्थात प्रशासनिक संस्थाएं हर संभव प्रयास करती है नागरिकों एवं देश के आर्थिक विकास के लिए। तो नागरिकों एवं देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक विकास में प्रशासनिक संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसको आप यूं ले सकते हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं कि देश के आर्थिक विकास में प्रशासनिक संस्थाएं योगदान दे रही है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम जो आवश्यकताएं वो भी उपलब्ध कराती है प्रशासनिक संस्थाएं। तो आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधाओं में क्या आएगा? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, परिवहन है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आप संचार, विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराना, आपको संचार की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, रोजगार के अवसर, ये सब परिवहन, संचार, विद्युत, रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आधारभूत सुविधाएं आती है। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इत्यादि। तो ये जो कार्य हैं, ये सभी कार्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित सभी कार्य देश के प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका आपको स्पष्ट होती है। अगली प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं न्यायिक व अर्धन्यायिक भूमिका। हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है, वो विधि के शासन में विश्वास करती है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी समाज विधि के शासन में विश्वास करता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून के समक्ष सभी देश के सभी नागरिक समान है। कानून किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अर्थात अमीर के साथ अलग बिहेव करेगा, गरीब के साथ अलग बिहेव करेगा, या कोई किसी उच्च पद पर है उसके साथ अलग बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पर विधि के शासन, भारत क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवादी, यहाँ भी विधि का शासन है, तो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज विधि के शासन में विश्वास करता है। और इस विधि के शासन के कारण प्रशासनिक संस्थाएं मौलिक अधिकारों के संरक्षण, हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनके संरक्षण, अन्य न्यायिक व अर्धन्यायिक कार्य, अन्य न्यायिक और अर्धन्यायिक मतलब मौलिक अधिकारों के संरक्षण और अन्य न्यायिक अर्धन्यायिक कार्य भारत में, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला मध्यस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आप अच्छी तरह जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसी प्रकार राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग होता है, राज्य सूचना आयोग है। ये जो मैं संस्थाओं का नाम ले रहा हूं, ये सभी संस्थाएं न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्य संपन्न करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला मध्यस्थ न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग, जिसको हम बोलेंगे CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैट मतलब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, और जैसे मैं बोलूं सीमा शुल्क उत्पाद शुल्कम सेवा कर अपील न्यायाधिकरण व सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ये जो प्रशासनिक संस्थाएं मैंने भी आपके सामने नाम लिया है, ये सभी प्रशासनिक संस्थाएं न्यायिक और अर्धन्यायिक दोनों क्षेत्र में अपना रोल अदा करती है, अर्थात ये प्रशासनिक संस्थाएं न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्य करती है। तो इन संस्थाओं के विश्वास के इन संस्थाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में प्रशासनिक संस्थाएं या लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं न्यायिक और अर्धन्यायिक क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाएं अदा करती है। आगे जब हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका प्रशासनिक एवं राजनीतिक विकास में भी है। किसी राष्ट्र के विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि उसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं में लगातार सुधार एवं विकास होता रहे। आपको ये समझना है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है कि उसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं में लगातार सुधार एवं विकास होता रहे। इस हेतु समय समय पर आयोग व समितियों का गठन किया जाता है, जो इन प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना, जो समितियां बनेगी समय समय पर, आयोग एवं समितियां, इनमें सुधार के लिए, प्रशासनिक राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं में सुधार के लिए या उनके विकास के लिए समय समय पर आयोग एवं समितियों का गठन किया जाता है। वो इन प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना, कार्यविधि, कार्य एवं उत्तरदायित्व संबंधी सुधार हेतु सिफारिशें करती है। अर्थात भारत में भी विभिन्न समय समय पर आयोग एवं समितियां बनी हैं, जिन्होंने प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना, कार्यविधि, उसका स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो वर्क प्रोसीजर है, उसको कार्य उत्तरदायित्व संबंधी सुधार हेतु विभिन्न सिफारिशें की है और सभी लोकतांत्रिक देशों में करती है, और उन्हें लागू कर राज्य अपने प्रशासनिक तंत्र का विकास करता है। उन समितियों आयोगों द्वारा जो सिफारिशें दी जाती है, उन्हें लागू कर राज्य अपने प्रशासनिक तंत्र का विकास करता है, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक संस्थाएं प्रशासनिक और राजनीतिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के संदर्भ में हम देखें तो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर्स, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी एक्ट, लोकपाल व लोकायुक्त, ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो प्रशासनिक विकास हेतु किए गए हैं भारत में, और इनसे प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है। अर्थात ये सभी जो ये मैं आपको नाम लिया है मैंने, RTI, सिटीजन चार्टर, इन सभी के द्वारा भारत में प्रशासनिक एवं राजनीतिक विकास का कार्य इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अर्थात देश के प्रशासनिक और राजनीतिक विकास में भी प्रशासनिक संस्था अपना योगदान देती है। अगला पॉइंट जो हम देख सकते हैं प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में, वो है मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की स्थापना संबंधी भूमिका। अर्थात मानवीय एवं सामाजिक जो मूल्य हैं, उनकी स्थापना संबंधी क्या प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका है, अर्थात प्रशासनिक संस्थाएं मानवीय और सामाजिक मूल्यों की स्थापना में कैसे योगदान देती है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं समानता, स्वतंत्रता, सार्वजनिक हित, उत्तरदायित्व, बंधुत्व, सामाजिक आर्थिक समानता, शोषण का अंत, न्याय आदि मूल्यों एवं आदर्शों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है। मानवीय और सामाजिक मूल्य, कौन से मानवीय और सामाजिक मूल्य हैं? समानता, स्वतंत्रता, सार्वजनिक हित, उत्तरदायित्व, बंधुत्व, सामाजिक आर्थिक समानता, शोषण का अंत, न्याय आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इन क्षेत्रों में प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, वो इन प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करता है। तो इन प्रमुख मुद्दों के आधार पर हम ये जानते हैं, हम ये समझ पाए हैं कि प्रशासनिक संस्थाएं कैसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती है। तो निष्कर्ष के रूप में ये लेसन आज यहां समाप्त होता है पूरा। निष्कर्ष के रूप में, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिकाओं के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार वह प्रत्येक कार्य जो एक राज्य को करना चाहिए तथा प्रत्येक वह कार्य
जो नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है एवं राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका है। वह प्रत्येक कार्य जो राज्य को करना चाहिए, हर कार्य जो राज्य के लिए करना जरूरी है वह है, तथा प्रत्येक वह कार्य जो नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है एवं राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, वो सभी कार्य प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका है। अर्थात प्रशासनिक संस्थाएं उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इन प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका से जो मैंने 7-8 पॉइंट्स में दिया, आप एक दो और जोड़ सकते हैं, बुक में से पढ़ के समझ सकते हैं। इनकी भूमिकाओं से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में सरकारों द्वारा संपन्न किए जाने वाले हर कार्य को ये प्रशासनिक संस्थाएं संपन्न करती है, या सरकारों द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए उनको ये प्रशासनिक संस्थाएं करती है। इससे ही प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में जब प्रशासनिक संस्थाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सरकारों द्वारा नागरिकों के कल्याण से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो इन प्रशासनिक संस्थाएं संपन्न करती है। ऐसी स्थिति में इन प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका, इनका महत्व, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी कारण हमें आगे विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं का इसी संदर्भ में अध्ययन करना है। आज की क्लास बस इतनी। ओके, बाय, थैंक यू।